स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एसएम कर रहे हैं हम, उसके एमटीपी 1 कर रहे हैं। फाइन, उसके देखते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद एमसीक्यूज। केस सिनेरियो में गिवन है जिंक ऑटोमेटिव इंडस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। क्या है? व्हाट आर द की स्ट्रैटेजिक अप्रोच डिड जिंक यूज टू एक्सपैंड इट्स मार्केट प्रेजेंस इन द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि जिंक है उसने क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच अपनी लगाई है एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए मार्केट की प्रेजेंस को इन द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। ठीक है, चलो पढ़ते हैं उसने क्या, कौन सा क्या स्ट्रैटेजिक किया है, क्या लगाया है उसने। फाइन, क्या लिखा रखा है? इन द फियर्सली कॉम्पिटिटिव ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जिंक अ प्रॉमिसिंग न्यू कमर। ठीक है, न्यू कमर set out on a strategic journey with ambitions of making a substantial impact. Okay, fine. Recognizing the significance of a robust distribution network, कि बहुत अच्छा उसका distribution network था, उसने ये देखा। Early on, the Zinc forged partnership with established dealership, offering them attractive margins. This strategic move significantly enhances Zinc's reach. इसकी वजह से क्या हुआ? Zinc की reach बढ़ी। किसकी वजह से बढ़ी reach? कि उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जिंक फोर्स पार्टनरशिप ये हो गया, उसके बाद strategic move significantly reach with a presence in 80% of the nation's dealership by 2020, expanding its coverage significantly, जिसकी वजह से उसकी क्या हुई? एक्सपैंड हुआ वो। हमसे क्या पूछा था? उसकी मार्केट कैसे एक्सपैंड हुई, उसकी मार्केट प्रेजेंस कैसे एक्सपैंड हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, उसको अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखना था, डिफरेंट दिखना था, तो उसके लिए अडेप्टेड टू स्ट्रैटेजीज। उसके लिए उसने 2 स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट किया। फर्स्टली दे प्रायोरिटाइज्ड प्रोडक्ट डिजाइन। उसने क्या प्रायोरिटाइज किया? प्रोडक्ट के डिजाइन को, एस्थेटिक्स को, इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेटिव फीचर्स एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। ओके, This focus on device led to the vehicles receiving excellent reviews. इसकी वजह से उसके reviews अच्छे आते हैं, achieving impressive 15% year-on-year growth in sales. इसको sales के अंदर क्या हो रही थी? Growth हो रही थी. Secondly, implemented switching cost to discourage customers from switching to other brands. ठीक है, switching cost को implement किया कि वो discourage कर सके customers को कि आप दूसरे brand से मत जाओ, हमारी brand चलो. Their vehicles featured branded software, making it both expensive and cumbersome for customers to transition to alternative brands. This strategic move effectively protected Zing's market share. Zing's overarching goal was to position itself as a premium automotive brand, blending luxury with sustainability. However, their execution fell down as a challenge with maintaining consistent quality and service levels, resulting in the mixed customer review. ओके, चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक अप्रोच जिंक यूज्ड टू एक्सपैंड इट्स मार्केट प्रेजेंस इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री? मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शंस आर प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, एंटरिंग न्यू इंटरनेशनल मार्केट या वर्टिकल इंटीग्रेशन। वो क्या नए इंटरनेशनल मार्केट में क्या अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कि उसने अपने कॉस्ट को कम किया। यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप कितना हुआ ना, उसने बोला कि प्रोडक्ट के इनोवेशन के साथ साथ उसने जो है थोड़ा सा वैसा रखा प्राइस, लेकिन वो प्रीमियम ऑटोमेटिव ब्रांड बना। और एक है वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा ऑप्शन? देखो, ए प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन। कॉस्ट लीडरशिप नहीं आ सकती, एंट्रिंग ये एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन नो, प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन, क्योंकि वो इनोवेट किया। उसने लिखा था ना स्विचिंग कॉस्ट वगैरह डिस्करेज किया, उससे पहले क्या लिखा था? डिफरेंशिएट देमसेल्फ। 2 स्ट्रैटेजी करी, क्या प्रायोरिटाइज करा? प्रोडक्ट डिजाइन, एस्थेटिक्स एंड इंकॉर्पोरेटिंग इनोवेशन। डिटेल कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन देखें अगर हम करें। Zing explicitly adopt differentiation strategy driven by 2 distinct prongs. The case explicitly highlights that to differentiate themselves from competitors अगर हम differentiate करना है तो उसको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी प्रोडक्ट के डिजाइन को, एस्थेटिक्स को, और इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इनोवेटिव एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। जो स्पेसिफिक फोकस है ना, डायरेक्टली जनरेटेड इंप्रेसिव 15% ईयर ऑन सेल्स, मैंने बताया। जैसे ऑप्शन सी is encouraged international expansion was postponed and never successfully executed। ये आगे आएगा कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी की उसने, जिस पर क्या हुआ था उसमें कि वो पोस्टपोन कर दिया गया था और वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ था। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक से ऑप्शन सी ले लेंगे, सिंपली बिकॉज टेक्स्ट मेंशन्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हाउएवर इंटरनेशनल एक्सपेंशन वाज फेल्ड फ्यूचर प्लान दैट वाज पोस्टपोन्ड टू 5 years, not the strategic approach that successfully expanded the initial market presence. Always distinguish between companies intended future plan or actualized historical drivers. ओके, डिफरेंशिएशन इसके अंदर आपके कीवर्ड्स क्या आएंगे? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन, एस्थेटिक्स वगैरह,
एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन क्या, मस्ट आइसोलेट कोर स्ट्रेटजी मैकेनिज्म दैट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस इंक्रीज 15% गोल फॉर अनफुलफिल्ड गोल्स। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। हाउ डिड जिंक प्रोटेक्ट इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स से उसने कैसे मार्केट शेयर को अपना प्रोटेक्ट किया था। यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी अभी कि कहाँ था, कस्टमर्स टू ट्रांजिशन अल्टरनेटिव ब्रांड्स, है ना, यहाँ पे किया था ना, जो स्विचिंग कॉस्ट को डिस्करेज करा था, स्विचिंग कॉस्ट ली थी, सॉरी, डिस्करेज करने के लिए कस्टमर्स को कि वो स्विच ना करे ब्रांड्स को, राइट। और क्या लिखा है, क्या किया उसने, प्रीमियम बनाया अपने ब्रांड को, एग्जीक्यूशन फेल्डन एज ए चेंज, ओके ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या क्या हैं। प्राइस कटिंग स्ट्रैटेजी, उसने प्राइस कहीं पे भी कट नहीं किया, ब्रांडेड सॉफ्टवेयर एंड स्विचिंग कॉस्ट, तो यही उसने स्विचिंग कॉस्ट वगैरह लगाया था क्या करने के लिए, मार्केट शेयर अपनी इंक्रीज करने के लिए पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स। एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं किए, इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया था लेकिन वो फेल्ड हो गया था, आगे चल के आए, ठीक है। To construct defensive barriers against the competitive forces, Zing implemented structural lock-in using branded software. This created high switching costs, making it both highly expensive बनाते operationally cumbersome बनाते existing customers के लिए to transition to alternative rival brands. According to the Porter's forces, high switching cost significantly reduces the threat of rivalry. ठीक है, अगर switching cost हमारी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से rivalry हमारी threat कम हो जाएगा and buyers leverage. Thereby structural protecting market share. कौन कह रहा है, Porter's. Porter का 5 ही है ना, Porter's 5 ही। स्टूडेंट को कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है भाई, ये सब पता होना चाहिए आपको। स्विचिंग कॉस्ट डू नॉट ऑलवेज हैव टू बी मॉनेटरी, दे कैन बी टेक्नोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है। हमेशा ये नहीं है कि पैसों की वजह से, वो टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम जैसे कि एप्पल, iOS, जिंक ब्रांडेड सॉफ्टवेयर, क्लासिकल ऑपरेशनल एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्विच कॉस्ट, ठीक है। ब्रांडेड सॉफ्टवेयर लिया है जैसे, दैट इज योर स्विच कॉस्ट, दूसरा ना कर पाए वो स्विच कॉस्ट पैसों में, मतलब ऑब्वियसली ये भी पैसों में ही बना होगा लेकिन इनडायरेक्ट वैसे में ना। पहले तो हमने ये दिखाई कि भाई ब्रांडेड सॉफ्टवेयर लेके आए हैं ताकि दूसरी जगह नहीं चले जाए। Choosing generic strategic options like aggressive marketing campaigns, price cutting based on the generic industry assumptions, while completely missing the explicit fact that the stated in para 3 regarding the proprietary software barriers, है ना, ये ना। चलिए उसके बाद अब देखो और आगे क्या लिखा था, हमने अभी पढ़ा था कि ओवरआर्चिंग गोल की वजह से पोजीशन इटसेल्फ द प्रीमियम ऑटोमेटिक प्लानिंग लग्जरी विद सस्टेनेबिलिटी, हाउएवर देयर एग्जीक्यूशन फेल्ड, उनका एग्जीक्यूशन कम हो गया क्योंकि चैलेंज विद मेंटेनिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विस लेवल्स, वो कंसिस्टेंटली अपनी क्वालिटी और सर्विस लेवल को रख नहीं पाए, रिजल्टिंग इन मिक्स्ड कस्टमर रिव्यू, ठीक है। Despite their best efforts in differentiation, strategy fell short due to the issues with inconsistent quality. Quality में inconsistency, services में negative word of mouth and declining customer satisfaction scores tarnished their brand image, leading to stagnation sales. This failure to deliver on the brand promise proved to be a significant setback. उसकी reputation suffered from execution failure. Securing additional funds for international expansion required become challenging. Consequently, they made to be difficult decision to postpone their global ambition for the next 5 years, focusing instead of stabilizing their finances and rebuilding their brand image. Stabilize करेंगे, stabilizing वाली करेंगे और rebuild करेंगे अपने brand की image को। चलो हमने पूरी पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मेरा why did Zing differentiation strategy fell short? क्यों? क्योंकि वो उनकी क्वालिटी और जो सर्विसेज थी वो उतनी अच्छे से कंसिस्टेंटली वो नहीं निभा पाए, ठीक है, यही था। तो ये रहा इंटेंस प्राइसिंग कंपटीशन नहीं, पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी वो तो थी, लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रही है कि इनकंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विस, ठीक है, लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इनकंसिस्टेंसी की वजह से। A differentiation premium requires a total alignment between the brand promise और operational execution, right? Zing aimed for a premium position कि उसका प्रीमियम मिल जाए, प्लानिंग लग्जरी विद सस्टेनेबिलिटी, लेकिन कमिटेड मैसिव एग्जीक्यूशन फेलियर, उसका एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, फेल टू मेंटेन कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सर्विस लेवल्स व्हिच डायरेक्टली ट्रिगर्ड नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ एंड सर्व्स ड्रॉप इन कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर्स, कॉजिंग देयर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी टू कोलैप्स, ठीक है। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या आ जाती है, कॉमन ये आ जाती है सिलेक्टिंग इंटेंस प्राइस कंपटीशन, प्राइस में कंपटीशन था अंडर द assumption that the प्रीमियम ब्रांड है, तो वो फेल क्यों करता है, ड्यू टू द प्राइस प्रेशर, ये नहीं था। क्यों फेलियर हुआ था उसका, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं थी।
स्ट्रैटेजी विदाउट एग्जीक्यूशन इज हेलुसिनेशन। अगर स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो वो एक हेलुसिनेशन है। Differentiation demands QNS and with quality control. If QNS drops or quality services drop होती है तो premium positioning drops. Obviously premium क्यों करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, सर्विसेज अच्छी होती है, वही नहीं रहेगी तो प्रीमियम ब्रांड बना क्या रहे हो। क्या है एग्जीक्यूशन फेलियर, ब्रांड प्रॉमिस डेविएशन, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। फोर्जिंग पार्टनरशिप विद एस्टैब्लिश डीलरशिप। ठीक है, फोर्ज करना क्या, पार्टनरशिप को डीलरशिप से टू एनहांस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क falls under which level of strategy? Okay, how many types of strategies are there? There are three types of level of strategy: corporative level, business level, and functional level. Fine. Now, इनमें से कौन सी आएगी? कॉर्पोरेट लेवल आएगी, बिजनेस लेवल आएगी, या फिर फंक्शनल आएगी? बताओ। पार्टनरशिप विद डीलरशिप टू एनहांस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एस्टैब्लिश डीलरशिप के साथ। जो हमारी डीलरशिप थी ना डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको हमने पार्टनर बना लिया, ये किया है। तो अब बताओ कॉर्पोरेट लेवल है कि बिजनेस लेवल है कि फंक्शनल लेवल है? देखो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। वाई? देखो कॉम्पिटिटिव लेवल स्ट्रैटेजी कोई होती नहीं है। डिसीजन रिगार्डिंग हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू compete इफेक्टिवली द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, किसी भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से वो कैसे compete कर रहा है, इंक्लूडिंग बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज, स्ट्रक्चरिंग मार्केट एक्सेस अगेंस्ट द डायरेक्ट इंडस्ट्री, फॉल्स अंडर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। किसमें आता है ये? बिजनेस लेवल में, कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्पिटिटर से लड़ रही है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हैंडल ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन, डोमेन डेफिनेशन, मर्जर एक्विजिशंस वगैरह हो रहे हैं वो सब। वेयर ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो फंक्शनल लगती है। चैनल सेटअप टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज इन अ ऑटोमेटिव सेगमेंट इन बिजनेस लेवल। कंफ्यूजिंग डीलरशिप अलायंस, हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी लिख देते हैं और आ भी रहा होगा बहुत में कि कॉर्पोरेट है नहीं। मैं मिस्टेकिंग इट इन द जॉइंट वेंचर स्ट्रक्चरल एक्विजिशन। फंक्शनल स्ट्रेटजी के मिस्टेकिंग इट टू द प्लान लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये नहीं है, आपको क्या करना है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, एक डीलरशिप अलायंस हुई थी ओनली। नाउ हाउ डिड जिंग इनिशियली एक्सपैंड इट्स मार्केट? स्टार्टिंग में इनिशियली उसने कैसे एक्सपैंड किया था अपने मार्केट की प्रेजेंस को अक्रॉस द नेशन? कैसे किया था? एग्रेसिव किया, डेवलपिंग लो कॉस्ट एंड लॉन्चिंग लग्जरी ब्रांड, ये तो अभी किया ही नहीं था। एग्रेसिव मार्केटिंग कंपनीज भी नहीं किए थे, लो कॉस्ट व्हीकल्स तो स्टार्टिंग से ही नहीं था। पार्टनरशिप विद एस्टैब्लिश्ड डीलरशिप उसने स्टार्टिंग में ही किया था, इनिशियली में उसने बता दिया था। ये रहा, न्यू कमर स्ट्रैटेजिक जर्नी कर रही है, एम्बिशन, रिकॉग्नाइजिंग सिग्निफिकेंस, इट इज दिस। देखो, recognizing the significance of robust distribution network, Zing forged partnership with established dealers। इनिशियली ही ये कर दिया था, ठीक है, तो इसलिए ये है। द केस टेक्स्ट क्या था? वही जो मैंने आपको भी दिखाया वही। तो दिस एस्टैब्लिश्ड डीलर नेटवर्क इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चरल व्हीकल फॉर ज्योग्राफिकल मार्केट एक्सेस। स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन क्या होता है? हैविंग अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट इनोवेशन इज यूजलेस इफ द एग्जीक्यूशन इज बेकार। डिफेंसिव टूल्स क्या है? हाई स्विचिंग कॉस्ट आर डायनेमिक टूल्स यूटिलाइज्ड टू प्रोटेक्ट द मार्केट शेयर। पार्ट 2 कंपल्सरी एप्लीकेशन बेस्ड इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। टेकमेक्स इनकॉर्पोरेशन अ लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो कंपनी है क्या कर रही है? आपको टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि बहुत सारा आपको प्रोडक्ट्स दे रही है, रेंज दे रही है फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड कैश काउस। ओके, यू शुड नो कैश काउ टू प्रॉमिसिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इन विच क्वाड्रेंट ऑफ बीसीजी, क्वाड्रेंट जो बनाते हैं और आपको पता होना चाहिए बीसीजी मैट्रिक्स कौन सा क्वाड्रेंट जो बनाते हैं उसका। टेक्निक्स का न्यू प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च इन रैपिड ग्रोइंग मार्केट लाइकली फॉल इन। ठीक है, ग्रोइंग मार्केट है, रैपिडली ग्रोइंग मार्केट, और कैश का और क्वेश्चन मार्क का जिक्र किया है। तो आपको बताना है कि उनमें से किस में आएगा। वो पहले तो आपको बताना चाहिए क्वाड्रेंट में आते कौन से। चलिए तो एमसीक्यूज आपको पता नीचे ऑप्शंस दे रखे, बट फिर भी वी विल रिवाइज। देखो हमें कैश का और क्वेश्चन मार्क तो दे ही रखा है, तो बाकी दो क्या होते हैं? एक होता है स्टार, एक होता है डॉग। ठीक है, तो इनमें से अब आपको बताना है कि अभी किस में करेगा अगर वो न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट रिसेंटली उसने लॉन्च किया रैपिडली ग्रोइंग मार्केट।
यू हैव टू टेल नाउ कि किधर आएगा। ठीक है, बताइए। और बाय, देखो हमें जो है उसने क्या बोला कि लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन क्या है हमारे पास लॉन्च्ड, रिसेंटली लॉन्च है, रैपिड ग्रोइंग। तो हम क्या चेक करते हैं, दो चीजें चेक करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स में, बोस्टन वाले में, बोस्टन ग्रोथ में क्या देखते हैं हम। एक तो ये देखते हैं कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो कैसा है और ग्रोथ कैसी है। इसमें मतलब ग्रोथ तो हाई है, रैपिड ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होगा। ठीक है, मैट्रिक्स वुड टेक मैक्स न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च, रिसेंटली लॉन्च किया है एक रैपिड ग्रोइंग मार्केट में इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो अब जनरली व्हाट विल स्टूडेंट डू इज कि न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट है भाई, इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो भाई इसकी तो मार्केट शेयर अच्छी होनी चाहिए, तो हम भाई बड़ी है तो दोनों दोनों प्लस प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस तो हमें पता है कि वो होता है, स्टार होता है, कि जिसकी मार्केट शेयर भी अच्छी होती है, ग्रोथ भी अच्छी होती है। बट नहीं, कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे कितना ही इनोवेटिव हो, अगर आप उसको न्यूली लॉन्च कर रहे हो तो स्टार्टिंग में उसका मार्केट शेयर डाउन होता है। और वही फिर अगर मार्केट शेयर उसका कम है उस प्रोडक्ट का, और जो ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ है वो बढ़ी हुई है, सॉरी हाँ ग्रोथ बढ़ी हुई है, और जो शेयर है उसका मार्केट शेयर दैट इज लेस, तो यानी कि क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क, जिसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क। Under the Boston Consulting Group, Matrix portfolio business units are categorized along two primary dimensions. एक तो क्या, मार्केट ग्रोथ पे, और एक रिलेटिव मार्केट शेयर पे। कोई भी न्यूली लॉन्च इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा इंट्रोड्यूस्ड हाई ग्रोथ रैपिड मार्केट में, इनिशियली कमांड्स अ लो रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिवली तो लो ही रहेगा ना उसका मार्केट शेयर, बिकॉज इट हैज एंटर्ड जस्ट इन द इंडस्ट्री में अभी भी आया है वो। हाई ग्रोथ और लो होएगा तो क्या माना जाएगा, उसका क्वेश्चन मार्क माना जाएगा, जिसको हम प्रॉब्लम चिल्ड्रन भी बोलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या करेंगे भाई, देख लेंगे, इनोवेटिव दे रखा है तो उसको हम स्टार मान लेते हैं कि भाई उसकी हाई रिलेटिव मार्केट शेयर है, लेकिन अ ब्रांड यू लॉन्च कैन नॉट पोजेस हाई रिलेटिव मार्केट शेयर फ्रॉम डे वन, इसलिए उसको क्या बना हमने, क्वेश्चन मार्क। बीसीजी लाइफ साइकिल प्रोग्रेशन न्यू लॉन्चेस एंडर्स क्वेश्चन मार्क इफ सक्सेसफुल, अगर फिर वो जो है सक्सेसफुल हो गया क्वेश्चन मार्क, फिर वो स्टार बन जाता है, दे बिकम स्टार। एज मार्केट ग्रोथ शेयर स्लोज डाउन, जैसे जैसे जो ग्रोथ है, फिर जब ग्रोथ धीरे धीरे कम हुई फिर वो क्या बन जाता है, कैश काउ। इफ दे लॉस पोजीशन फिर वो क्या बन जाएगा, डॉग। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से क्या, स्टार, स्टार से क्या, कैश काउ, ठीक है, और फिर क्या, डॉग। ओके, ब्लू स्काई एंटरप्राइजेस, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन specializing in renewable energy solution, is undergoing a strategic transformation. Blue Sky Enterprise, a multinational corporation specializing in renewable energy solution, is undergoing a strategic transformation to enhance its competitive position in the market. As a part of this initiative, इस initiative का वो लेते हुए, as part of this initiative, the company is reevaluating those organizational structure processes. कौन से 7S में से जो हमें चूज करना है, 7S में सबसे पहले आते कौन से आते हैं 7S कौन कौन से होता है, सिस्टम, स्ट्रक्चर और सिस्टम, स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाफ, ये सब होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, रिवैलिडेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर। स्ट्रैटेजी नहीं होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, सिस्टम, किसी सिस्टम में बदलाव नहीं आ रहा है, कोई स्किल्स में बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन किस में आ रहा है, स्ट्रक्चर में आ रहा है। स्ट्रक्चर वही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि आपकी पावर्स वगैरह डिफाइन हो, जो बंदे हैं उनकी पर्सनल है, उनकी पावर्स वगैरह डिफाइन हो, आपको वर्क डिफाइन हो, क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़। ठीक है, द प्रॉम्प्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द कंपनी इज रिवैल्यूएटिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर along with the process and culture। जो 7 ऐसे उसमें से 3 कौन से होते हैं, जिनकी हार्ड एलिमेंट्स होती है, बाकी कौन से होते हैं, सॉफ्ट एलिमेंट्स वाले होते हैं। ठीक है, ओके। और 7S में हार्ड वाले कौन से होते हैं, सॉफ्ट वाले कौन से होते हैं, जो स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम है वो आपके हार्ड वाले होते हैं, और जो सॉफ्ट वाले होते हैं उनको कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ और स्किल्स। ठीक है, नाउ
Division of tasks, reporting relationship across the business units represent the structure elements. It is structure is one of the three hard as well structure which clearly defined and easily visible with in corporate framework. Now next question, threat of substitute is high when जो सब्स्टिट्यूट है उसका जो डर रहता है वो कब ज्यादा रहता है? ऑप्शन देखते हैं, देखो देयर आर फ्यू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, जब कम ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें हमें डर कैसा है, तो तब तक लो रहेगा. सप्लायर है हाई बार्गेनिंग पावर, अगर सप्लायर की ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है तो उससे हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होता वो. और स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी में तो और दिक्कत नहीं है, तो अच्छी बात है मान ली कि ब्रांड लॉयल्टी अगर कस्टमर्स की. तो स्विचिंग कॉस्ट जो स्विचिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है, तो जो कस्टमर्स है वो बहुत ज़्यादा स्विच कर लेते हैं. Michael Porter 5 forces के according the threat of the substitute represent the risk consumer will turn alternative products categories outside the industry, right? The threat becomes severe when the switching cost जो होती है buyers के लिए ट्रांजिशन लेना वो कम हो जाती है, लो होती है, नेग्लिजिबल होती है. इस कंज्यूमर फेसेस जीरो फ्रिक्शन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ विद द मेकिंग द स्विच. इनको कोई भी इतना फर्क नहीं पड़ता अगर वो जेप्टो से जो है वो ब्लिंकिट पे चले जाएंगे या ब्लिंकिट से अगर जेप्टो पे चले जाएंगे. नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स आगे. क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं. क्या दे रखा है? स्वाति इज द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी. ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी उसमें स्वाति जी जो है वो क्या है? मार्केटिंग मैनेजर है. शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केट स्ट्रेटजी फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट. Swati leads a team of marketing professionals and work closely with the product development sales team to ensure that the company's products are effectively promoted in the market. She also analyzes market trends and consumer feedback. वो क्या देखती है? मार्केट में ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं और फीडबैक वगैरह भी लेती है. विच लेवल इज शी वर्किंग एट? डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कौन से लेवल पे काम कर रही है, क्या क्या देख रही है? पहले तो ये देखो 3 लेवल्स होते हैं, ऊपर भी बताया था. कौन सा? कॉर्पोरेट लेवल का, ठीक है, और बिजनेस लेवल का और स्ट्रैटेजिक लेवल का, सॉरी फंक्शनल लेवल का. तो जो ये है मार्केटिंग मैनेजर किस में आएगा? बिजनेस में आएगा, कॉर्पोरेटिव में आएगा या फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? बताइए किस में आएगा ये? फंक्शनल. क्यों? क्योंकि फंक्शन को देख रही है, एक पर्टिकुलर मार्केटिंग को देख रही है. कॉर्पोरेटिव जो पूरे को देखे, बिजनेस जो मोटा मोटा जिसने कर रखा हो, मेन जो देखता हो, और उसके अंडर में जो हो उसको कहेंगे फंक्शनल, जो कि स्वाति जी हैं. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या है. देखो आइडेंटिफाइड स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है? फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. शी होल्ड द पोजीशन ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर. क्यों? डेडिकेटेड टू स्पेसिफाई ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में आता है, मार्केटिंग में आता है. डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फंक्शनल स्ट्रेटजी. वो क्या कर रही है? डेवलप कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है. किसको? फंक्शनल स्ट्रेटजी को. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग ब्रॉड बिजनेस लेवल गोल्स इनटू कॉन्क्रीट एग्जीक्यूटेबल डिपार्टमेंट स्ट्रेटजीज. एक ऐसी उन्होंने अच्छी तरीके से ब्रॉड बिजनेस लेवल के गोल्स बनाया जिनको वो एग्जीक्यूट भी कर पा रही है. ठीक है, जो स्वाति है वो क्या कर रही है? ऑपरेट एट द फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्पेसिफिकली एज अ मार्केटिंग मैनेजर एट द सॉफ्टवेयर कंपनी. फंक्शनल मैनेजर्स लाइक स्वाति ओवरसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ऑफ फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशन. देयर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूड्स इंप्लीमेंटिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज विद इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड ensuring that daily operations are conducted effectively and efficiently. ठीक है, अच्छे से डेली ऑपरेशंस कंपनी के चल रही हैं. ठीक है, स्वाति के केस में वो क्या है? मार्केटिंग मैनेजर है. उसका रोल क्या है? इन्वॉल्व डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मार्केट स्ट्रेटजी फॉर द कंपनीज प्रोडक्ट. इसके अंदर क्या क्या आ गया? लीडिंग अ टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, कोलैबोरेटिंग विद द कस्टमर्स, उनके फीडबैक वगैरह देखना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, सेल्स टीम को देखना, एनालाइज करना मार्केट के ट्रेंड को, वर्क करना क्लोजली विद दीज टीम्स. स्वाति इंश्योर्स दैट द कंपनीज प्रोडक्ट आर इफेक्टिवली प्रमोटेड इन द मार्केट एंड द मार्केटिंग इफेक्ट अलाइन विद द ओवरऑल बिजनेस गोल. जो मार्केटिंग का गोल है वो पूरे बिजनेस के गोल से अलाइन करे. ठीक है, ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं फंक्शनल लेवल के मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में बाय बिल्डिंग द ब्रिजिंग गैप. फिल कर देते हैं किसके बीच में? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के बीच में और किसके बीच में? डेली ऑपरेशंस के बीच में जो हो रहा है, उनके गैप को फिल कर देते हैं.
They are responsible for translating high-level strategic goals into actionable plans for their departments and ensuring that these plans are executed effectively. Additionally, they are often key decision makers with their areas of responsibility, making strategic choices that impact on the company's success. ठीक है, क्या करते हैं ये की डिसीजन मेकर्स होते हैं, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस दैट इम्पैक्ट ऑन दी कंपनी सक्सेस। ओवरऑल स्वाति इस रोल मार्केटिंग मैनेजर के रूप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फॉर द फंक्शनल मैनेजर्स इन ड्राइविंग द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फंक्शनल स्ट्रेटजी, ऑपरेशन कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, दे मैनेज डे टू डे फंक्शनल एक्शंस इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज इन द फंक्शन आर डिप्लॉइंग ऑप्टिमली। जो बिजनेस के क्या है रिसोर्सेज है उनको वो ढंग से ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रही हो, अचीव पीक ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो हाई एकदम पीक लेवल की एफिशिएंसी है वो मिल रही हो उनसे। बिजनेस स्ट्रेटेजिक ग्रैप, दे एक्ट एज अ वाइडर स्ट्रक्चर कंडक्ट्स क्या कहते हैं कनेक्ट करते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस विजन को फ्रंटलाइन वर्कफोर्स एग्जीक्यूशन से। दे प्रोवाइड granular feedback of the chain regarding the market realities and technical constraints. Interdepartmental integration, they collaborate laterally with other functions. दूसरे function से वो क्या कर लेते हैं, collaborate कर लेते हैं। स्वाति working closely with the product development and sales to ensure completely strategic alignment. कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक क्या है वो बोलने की बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट चेंज शी डेवलप्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मान लेंगे यार बहुतों ने सोच भी गए थे कि स्वाति जो बिजनेस लेवल में बोल दी, यस और बिजनेस लेवल में, लेकिन नहीं, बिजनेस लेवल में नहीं और फंक्शन लेवल में, क्योंकि डेवलपिंग स्ट्रेटजी विद स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और फंक्शन इज फंक्शनल मैनेजमेंट। बिजनेस लेवल में कहा जाता है टू एन एंटायर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। बिजनेस लेवल इज फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लेवल। हायरार्की क्या है, कॉर्पोरेट लेवल सीईओ बोर्ड, वेयर टू कम्पीट। बिजनेस लेवल देखता है डिपार्टमेंट्स में, डिविजनल्स में देखता है वो हाउ टू कम्पीट, ठीक है, व्यूज वगैरह में। और फंक्शनल देखता है डिपार्टमेंट एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशनलाइजिंग, एग्जीक्यूशन। बिजनेस वाला होता है डिविजनल हेड। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डिवीजन, ये डिवीजन, वो डिवीजन, नो, वो तो फंक्शन होता है, फंक्शन लेवल का। Examiner expects a clear single sentence identification of the level followed by the structured bulleted breakdown and functional duties, avoiding the general narrative text. Use clear headings. Okay. Now next question for you guys. Question number 2. ABC Corporation is a multinational consumer इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है भाई, इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इनटू अ न्यू कंट्री। भाई इसको क्या करना है, न्यू कंट्री में जाना है। The company's senior management is evaluating the potential risk and opportunities of entering the new market. As part of their analysis, they decide to use PASTEL framework. Okay, they are using PASTEL. Political, economical, social, technological, legal, economical. ये यूज कर रहे हैं वो क्या करने के लिए, न्यू मार्केट में एंटर करने के लिए। दे डिसाइड टू यूज पेस्टल फ्रेमवर्क एसेस द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड इम्पैक्ट द डिसीजन, जो उनके डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को उसको देखना है। एक्सटर्नल फैक्टर्स यही तो होते हैं ना, पेस्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो मैं हाउ कैन द पेस्टल फ्रेमवर्क हेल्प द एबीसी कॉर्पोरेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स को एसेस करने का अफेक्टिंग द डिसीजन टू एक्सपैंड इनटू न्यू कंट्री। फाइन, कि वो कैसे न्यू कंट्री में जा सकते हैं। आपको हर एक इंडिविजुअली जो है सारे पेशल समझा दो कि कैसे हेल्प करेगा, कि पॉलिटिकल किससे करेगा, इकोनॉमिकल किससे करेगा, ये किससे करेगा, वो किससे करेगा, सारे आपको बता देने हैं। वही बताने में पेशल फ्रेमवर्क क्या करते हैं, एबीसी कॉर्पोरेशन हेल्प करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स को एसेस करने में कि कैसे अफेक्ट कर सकता है डिसीजन को कि वो अपने बिजनेस को न्यू कंट्री में लेके जाए। ठीक है, सबसे पहले पॉलिटिकल देखो, खुद सोचो, पहले सोचो देन राइट इट डाउन। पॉलिटिकल फैक्टर कैसे करेगा मतलब कि उसके अंदर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें बीच में टांग तो नहीं अड़ाएगी, अपने गवर्नमेंट से हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो हमारी बिजनेस से अलाइन तो करती है। द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखना, ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखना। हम इन फैक्टर्स को एनालाइज करके एबीसी कॉर्पोरेशन के लिए असेस कर सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, क्या क्या, जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी तो है ना उस देश में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी है, ट्रेड एग्रीमेंट जब हम कर रहे होंगे किसी दूसरी कंपनी के साथ तो वो कैसे। इकोनॉमिक में हम कैसे देखते हैं, इकोनॉमिक में सबसे पहले इकोनॉमी याद करते हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, उसका इन्फ्लेशन कैसा है, एक्सचेंज रेट कैसे है, ये सब देख सकते हैं।
ओके, सोशली हम क्या देख सकते हैं, उसकी कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है टेक्नोलॉजी में, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देख सकते हो, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने कैसी कैसी ली है। लीगल फैक्टर्स में उनके बायलॉज कैसे हैं, रेगुलेशंस कैसे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, कंपनीज एक्ट के लिए, ठीक है, उधर कैसा कैसा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आके देखोगे उधर का क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट जाएगा, सर्विस जाएगी नहीं जाएगी, उधर के रेगुलेशंस कैसे है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, ठीक है। देखो, Spatial framework is a macro environment analysis tool that enables an expanding organization systematically scan, monitor, and map out external environment threats and opportunities. Right? For ABC Corporation, it breaks down target country environment across six critical macro dimensions, which are political क्या करती है, evaluate government stability को देखती है, for investment को देखती है, tax structures, हाँ tax structure आ गया था, tax वगैरह को देखती है, trade agreements को देखती है, bureaucratic hurdles को देखती है, ठीक है। जैसे कि हाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, तो उसके वजह से फ्रीज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक क्या, ट्रैक जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन को देख सकते, करेंसी एक्सचेंज वॉलेटिलिटी एंड इनकम लेवल, ये डिस्पोजेबल इनकम लेवल क्या है, हाई कंज्यूमर्स डिस्पोजेबल इनकम इंश्योर्स रैपिड डिमांड ऑफ द प्रीमियम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। सोशली अब देखो भाई, डेमोग्राफिक शेप, कल्चरल नॉर्म्स, कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रेफरेंस एंड टेक एडॉप्शन एटीट्यूड क्या है उनका, टेक सेवी यंग पॉपुलेशन डायरेक्टली कोरिलेट्स विद द हाई स्मार्टफोन गैजेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल में एग्जामिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट्स, ऑटोमोबाइल ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज देख सकते हो, रीजनेबल R&D कर सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर enables the advancement connected smart devices rollouts. Legally addresses product safety standards वगैरह देख लो, label laws, intellectual property right, consumer data, privacy laws, strong IP infrastructure, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपका, enforcement prevents local counterfeiting of ABC corporations इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पेटेंट्स, ठीक है। उसके एनवायरमेंटल में आप क्या क्या देख सकते हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस, ठीक है, ग्रीन एनर्जी मेट्रिक्स, कॉर्पोरेट सस्टेनेबल गाइडलाइंस, राइट, क्लाइमेट चेंज, ये सब देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग रेगुलेशन विल अल्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग एंड एड सप्लाई चेन कॉस्ट, उसके से सप्लाई चेन कॉस्ट में आएगी। राइटिंग जनरिक एक्सप्लेनेशन फेसिलिटी विदाउट करेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मल्टीनेशनल मार्केटिंग एंट्री, वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट लाएगा। अगर ये सब लिखोगे तो जनरिक आंसर्स रिसीव पुअर मार्क्स फ्रॉम आईसीए एग्जामिनर्स। नाउ 1C, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेजिन यूर कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप एक कंसल्टेंट हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या दे रहे, एडवाइस दे रहे हो, क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए, किसके लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट। ओके जी, कंपनीज लीडरशिप इज कंसर्न अबाउट, किसके बारे में कंसर्न है लीडरशिप, managing the change effectively, using the best practices for managing change in a small and medium sized business, outline a strategy to help the company navigate this transformation। हमें क्या करना है, देखो उसने बोला कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, कंपनी का लीडरशिप कह रही है कि भाई अबाउट मैनेजिंग द चेंज इफेक्टिवली, क्या इफेक्टिवली ना मैनेज नहीं कर पाएंगे चेंज को, यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिस जो मैनेज कर सकेगी स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस लिए, आउटलाइन द स्ट्रैटेजी, देखो वो याद आया होगा अभी, कुछ कुछ याद आया कि कैसे ला सकते हैं। तो अगर फोर्स में लाना है आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको खुद समझना चाहिए, खुद प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए, ढंग से स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी चाहिए। उसके बाद क्या उसमें आप करोगे, प्लान स्ट्रैटेजी बनाओगे, ये बनाओगे कि आपको खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, फिर आप बंदों से कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, उनके फीडबैक्स लेने चाहिए, फिर उसके बाद उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है उनके लिए उसको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, नॉर्म्स वगैरह को जो चेंज आप कर रहे हो उनको देखो, उनको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, वो सब देखो, उनसे बातें करो, एम्प्लॉय को कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी चेंज, कंपनी को देखना चाहिए कि क्या करंट स्टेट है, आइडेंटिफाई करो एरियाज जहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हकीकत में जरूरत है और वो वैल्यू ऐड भी करेंगे, ये नहीं है कि हर जगह कर दिया या फिर जरूरत नहीं थी तब भी कर दिया, ठीक है। और इम्प्लॉयज को हर जगह इन्वॉल्व करके चलो ताकि उनका थोड़ा सा बढ़े, इनकरेज हो वो, और उनको लगे भाई हाँ साथ में रख के चल रहे हैं हमें, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की परसेप्शंस को चेंज करो, इम्पॉर्टेंट है ये कि आप डिस्ट्रप्शन को रिड्यूस करो, डिस्ट्रप्शन को बीच में कोई वो ना लाए कि टांग ना अड़ाए कि भाई हम नहीं कर सकते, ये वो डिस्ट्रप्शन को कम करने के लिए क्या करो,
एम्प्लॉय की परसेप्शन को चेंज करोगे, उस बंदे की मेंटालिटी को चेंज करोगे। और वो कैसे किया जा सकता है? बातचीत से। ठीक है, उनको ट्रेनिंग देके उनको सपोर्ट करो, एम्पावर करो उनकी चेंज को। एजेंट्स बुलाओ या फिर जो भी एक्सपर्ट्स है उनको हायर करो टू उनको सिखाने वगैरह के लिए। उनसे फीडबैक्स लो आप। ठीक है, कोलैबोरेट करो उनके साथ। उनके फियर को जो है उनको हटाओ। किसी को डर लगता है भाई डिजिटलाइज है, हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें ये एआई नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो उनको सिखाओ, उनके फियर को कम करो। ये एक टाइम का प्रोजेक्ट नहीं होता, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, अडाप्ट करनी पड़ती है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से। हमेशा टेक्नोलॉजी आती रहेगी, हमेशा एडवांसमेंट होती रहेगी, ये तो रोज का है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? फॉर द 5 marks इज मैनेजिंग structural change within an SME requires an iterative strategy that address both technological alignment भी देखा, cultural resistance भी देखी। जो culturally resistance आ जाता है, रोक टोक हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कर्ट लेवल चेंज मॉडल बिगिन एट द टॉप। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कर्ट लेवल चेंज मॉडल क्या है। एग्जीक्यूटिव लीडरशिप अलाइनमेंट मतलब एग्जीक्यूट करो लीडरशिप अलाइनमेंट को। बिगिन एट द टॉप, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। मतलब द लीडरशिप मस्ट एस्टैब्लिश यूनिटी एंड कमिटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल विजन। डिजिटल विजन के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? अपनी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, अपना लगाव दिखाना पड़ेगा। जब तक मैनेजमेंट जरूरी नहीं समझेगा तब तक एम्प्लॉइज कैसे उनको तवज्जो देंगे। दे मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल, विजिबली यूटिलाइजिंग द न्यू टूल्स। देखो न्यू न्यू टूल्स को यूज करते हुए दिखाओ, उनको शो करो भाई ऐसे कर रहे हैं, उनको प्रमोट करो। Communicating transparent, inspiring, rational by the for the change. Value verification and employee buy मतलब ensures need and desire मतलब before rolling out tools, टूल्स को यूज करने से पहले, निकालने से पहले ऐसे करेंट फ्रिक्शन पॉइंट्स कहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस देयर फिजिकल वर्कलोड, कि कैसे वो अपने फिजिकल वर्कलोड को कम कर सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। एलिमिनेट करो इमीडिएट ऑपरेशनल एंग्जाइटीज। फेज इम्प्लीमेंटेशन डिसरप्शन मिटिगेशन, वो रिड्यूस करो डिसरप्शन को। मतलब अवॉइड कंप्लीट सिस्टम ओवरहोल्स ओवरनाइट। एक रात में सबको चेंज ना करो, एक रात में सबको चेंज हो भी नहीं सकता, उसको अवॉइड करो। इम्प्लीमेंट द सिस्टम इन इंक्रीमेंटल मॉड्यूलर फेजेस में, डिजिटलाइजिंग इन्वेंट्री ट्रैकिंग फर्स्ट बिफोर ऑटोमेटिंग प्रोक्योरमेंट। प्रोवाइड करो एक रोबस्ट कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, कि अच्छा सा कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम रखो। टू वे कम्युनिकेशन चैनल रखो, ये नहीं है कि कहीं आप ही बोलते रहो। encourage communication, build active feedback loops। ठीक है, एक्टिव फीडबैक लूप रखो, उनको फीडबैक आपसे लेते रहो। क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, सही लग रहा है नहीं, ना कोई इफिशियंसी इफेक्टिविटी आ रही है नहीं आ रही काम में। अलाउ फ्रंटलाइन स्टाफ टू लॉग टेक्निकली ग्लिचेस। ठीक है, जो फ्रंटलाइन स्टाफ उनको बताओ कि कहाँ पे ग्लिच आ रहा है। एक्सप्रेस कल्चरल पुशबैक विदाउट फियर ऑफ करियर पेनल्टीज, एडजस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन सेटिंग डायनामिकली। कल्चरल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, रिकॉग्नाइज चेंज एज अ नॉर्म मतलब चेंज को नॉर्म की तरह लो। मतलब एम्ड द न्यू डिजिटल प्रोसेसेस इनटू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि भाई अब यही है, ये नहीं, ये चॉइस नहीं है आपके पास। लिंक परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स टू डिजिटल कंप्लायंस टू लॉक इन चेंज, ताकि आप चेंज को लॉक इन कर सको, एक्सेप्ट कर सको, सब एक्सेप्ट कर ले, बस आपके पास चॉइस नहीं है। देखो वही अनफ्रीज मूव रीफ्रीज। अनफ्रीज करना, पहले आपने जो चलता आ रहा है उसको अनफ्रीज करोगे, फिर उसके बाद मूव टू द न्यू ऑपरेशनल पैटर्न, फिर उसके बाद उसको रीफ्रीज कर दोगे, उसको फ्रीज कर दोगे कि बस अब यही चलता है। ब्रेक द बैरियर्स, अनफ्रीज द स्टेटस को, फिर उसको मूव द न्यू ऑपरेशनल पैटर्न, इम्प्लीमेंट करो चेंज को, रीफ्रीज कर दो, सॉलिडिफाई द न्यू स्टेट। क्वेश्चन नंबर 2A, इमेजिन यू आर सॉरी 2A तो हो गया ना, वापस से आ गया, सॉरी नहीं नहीं 2A ही तो आएगा। ठीक है, इमेजिन वापस से हमें एक और बार इमेजिन करने के, हम स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट है जो एडवाइस करे। पहले क्या था? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, अब हमें दे रखी है रिटेल कंपनी जो कि फेस कर रही है इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स। भैया क्या कर रही है? कंपटीशन ऑनलाइन रिटेलर्स से। द कंपनी इज कंसीडरिंग सेवरल स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस टू इंप्रूव इट्स मार्केट पोजीशन। ठीक है, अब जो कंपनी है उसको कंसीडर करे क्योंकि उसको अपना मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करना है। यूजिंग कंसेप्ट दैट स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, इज हाउ द कंपनी कैन डेवलप स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू एड्रेस दिस चैलेंज। ओके, हम प्रोएक्टिव रिएक्टिव से ये इनकी दुविधा को सॉल्व करना है, बताना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव रिएक्टिव होता क्या, उसको समझा दो। प्रोएक्टिव क्या होता है? कंपनी कैन प्रोएक्टिवली मतलब प्रोएक्टिवली यानी पहले से हम देख रहे हैं कि क्या, मतलब एनालाइज करके सब कुछ करके। और रिएक्टिव होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है उसके बाद हम उसको जो है ठीक कर रहे हैं। तो हम प्रोएक्टिवली क्या कर सकते हैं? कंपनी कैन प्रोएक्टिवली एनालाइज द मार्केट ट्रेंड, राइट।
मार्केट ट्रेंड्स को देख सकती है, एनालाइज कर सकती है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस को देख सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है, अपॉर्चुनिटीज को कि जहाँ से वो ग्रो कर सके। और रिएक्टिव में आप क्या कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो भाई कि अभी क्या हो रहा है, कंपटीशन आप फेस कर रहे हो ऑनलाइन रिटेलर्स से, तो आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपनी शुड आल्सो बी प्रिपेयर टू रिएक्ट द चेंजेस इन द मार्केट एनवायरनमेंट। ठीक है, न्यू ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म दैट द कंपनी शुड क्विकली असेस द इम्पैक्ट ऑन इट्स बिजनेस एंड डेवलप अ रिस्पॉन्स। उसके लिए उसको असेस करना चाहिए क्या दिक्कतें आ रही है और फिर उसके लिए रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहिए। इस रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन हेल्प द कस्टमर्स अ कंपनी अडैप्ट द चेंजेस मार्केट कंडीशन एंड मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को आप मिलाओगे तो रिटेल कंपनी का अच्छा सा हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो जाएगा एड्रेस करने का चैलेंज को, और जिससे वो ग्रोथ को और क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, और थ्रेट को हटा सकती है। थ्रेट किस चीज़ का, कि मार्केट से हट जाएगी या जो भी है ऑनलाइन रिटेलर्स भी do उसको। देखो कैसे लिखेंगे, इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज रियल स्ट्रैटेजीज डायनेमिक ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव राइट चॉइसेस। A retail establishment facing aggressive online disruptions cannot survive on long-term rigid plans alone. Nor can survive a pure fighting panic. ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा dimensions. So a retail establishment facing aggressive online disruptions cannot survive on long-term rigid plans alone. Nor can it survive on pure firefighting panic. उसको क्या करना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए। प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी कंपोनेंट इंटेंडेड एक्शंस जो होते हैं, दिस इज रिप्रेजेंट्स डेलिब्रेट जानबूझ के लिए गए कैलकुलेटेड चॉइस डिजाइंड इन एडवांस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल मार्केट रिसर्च। जैसे कि द रिटेल कंपनी प्रोएक्टिवली बिल्ड्स एन omni channel बिजनेस मॉडल करते हो, उसमें मतलब इट मींस डेवलपिंग अ प्रोप्राइटरी ई कॉमर्स पोर्टल भी बना लिया है, यानी कि साथ साथ में ऑनलाइन मतलब फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन भी उस हमने वो खोलिए, कॉमर्स पोर्टल खोलिए, मोबाइल ऐप इकोसिस्टम वेयर हाउस ऑटोमेशन बिफोर डिजिटल राइवल साइफर इनटू मार्केट शेयर completely. It also proactively leverages physical storefronts by introducing experimental retail component. Example, this is store cafe, click and collect counters that online purely cannot replicate. ठीक है, जो ऑनलाइन जो है वो हम प्योरली रेप्लिकेट नहीं कर सकते, उन स्टोर में हमने क्या कर लिया, प्रोएक्टिवली लेवरेज के लिए फिजिकल स्टोर फ्रंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, उसमें एक्सपीरियंशियल रिटेल कंपोनेंट। हमने जैसे कैफेज खोली है, इंस्टॉल्स क्लिक इन कलेक्ट काउंटर्स होते हैं राइट, वो सब। द रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव क्या, वही जो आ गए अब उसका क्या करना है, दिस रिप्रेजेंट अनप्लान्ड emergent adjustment required to counter sudden unexpected market shifts, competitive moves, changing consumer behavior platform. Application is online competitors suddenly introduce aggressive 2-hour home deliveries. ठीक है, अगर माइथन्स कर लिया, the retail company reactively patterns partners with the local hyper-local delivery startups to provide the matching speed. The pricing transparency online triggers sudden storefront footfalls margin decay. The company reactively deploys instantaneous in-store pricing matching। ठीक है, सॉफ्टवेयर पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट इमीडिएट वॉल्यूम सेल्स। रियल स्ट्रैटेजी क्या है, ब्लेंड करो डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी को और इमरजेंट स्ट्रैटेजी को, फॉर्मिंग अ अल्टीमेट रियलाइज स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी। उसको कंबाइन करोगे तो रिटेल कंपनी कैन डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ द इंक्रीजिंग competition from online retailers. This approach will allow the company to capitalize on opportunities for the growth while also mitigating risk and responding to threat in the market. Right? Okay. Now, टू भी करते हैं। उससे पहले कॉमन स्टूडेंट से डिस्क्राइबिंग प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटजी कंप्लीटली आइसोलेटेड बाइनरी कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स ऑफन राइट द कंपनी शुड ओनली बी प्रोएक्टिव, वो ये लिख देते, दिस इज अ मेजर स्ट्रेटेजिक मिसकंसेप्शन। नो बिजनेस कैन कंप्लीटली प्रिडिक्ट मार्केट इवैल्यूएशन, वो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजर जो है अपने आप को सोच, मैं यही मानते रहता हूँ फॉर टेक कंपनी। अब टेक कंपनी के लिए हमें मानना है, ठीक है जी, लॉन्चिंग न्यू स्मार्टफोन मॉडल, ओके, स्मार्टफोन मॉडल लाया हुआ न्यू, द कंपनी वांट्स टू टारगेट टेक सेवी कंज्यूमर्स who value innovation and cutting edge technology using the concept of customer behavior develop a marketing strategy to promote the new smartphone। ठीक है, हमें क्या करना है, कंपनी को एक टारगेट करनी टेक सेवी कंज्यूमर्स को जो कि वैल्यू कर दो इनोवेशन को और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कस्टमर बिहेवियर को यूज करके आपको डेवलप करना है मार्केट स्ट्रैटेजी तो प्रमोट करे न्यू स्मार्टफोन को। ठीक है, तो टेक सेवी कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हो भैया न्यू स्मार्टफोन मॉडल, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन कुछ आप कर सकते हो, मतलब इन्फ्लुएंसर्स वगैरह से ऐड वगैरह करवा दो सोशल मीडिया पे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स, इंटरनल इन्फ्लुएंसर्स ला सकते हो आप, मतलब कैसे आप दिखाओ इनोवेशन को, एडवांस फीचर्स को दिखाओ, हाईलाइट करो उसके यूएसपीज यूनिक सेलिंग पॉइंट्स उसको दिखाओ, है ना।
और आप क्या कर सकते हो, आप कोई ऑफर वगैरह लगा सकते हो, आप स्पेसिफिकेशंस बता सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ, है ना। और आप एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस दे सकते हो जो एनकरेज करेगा किसको, कस्टमर्स को, कि वो फीडबैक दे, बिल्ड करे क्या, आपके लिए क्रेडिटेबिलिटी बिल्ड हो जाए, राइट। तो ये सब आप करके क्या कर सकते हैं, हमसे हमसे पूछा क्या था उसने, हमें क्या करना था, उसने क्या बोला था कि हमें एक डेवलप करनी है मार्केट स्ट्रेटेजी प्रमोट करने के लिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म, यानी हमें नॉर्मली हम प्रमोट करना है। अब प्रमोट करना है किसके बेसिस पे, कहाँ गया, यूजिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर के बिहेवियर पे। तो कस्टमर के बिहेवियर के लिए देखो, टू लॉन्च अ स्मार्टफोन सक्सेसफुली टारगेटिंग अ टेक सेवी कंज्यूमर, आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी मस्ट बी मैप्ड डायरेक्टली अक्रॉस द फोर कोर कॉन्सेप्चुअल डोमेन्स। कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस मॉडल, जिसमें क्या आता है, मार्केट स्टिमुलाई एंड सोशल प्रूफ। मतलब अगर वो बाहर देखेगा सोशल मीडिया पे कुछ फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट इन्फ्लुएंस करेगा, इन्फ्लुएंस होगा वो। टेक सेवी कंज्यूमर्स रिलाई हेवीली ऑन डिजिटल वैलिडेशन, पीयर forums, प्रोफेशनल टीयर डाउन रिव्यूज, strategic करो सीड अर्ली प्री प्रोडक्शन मॉडल्स with key tech influencers and columnists to foster an active online community ecosystem and run digital launch events focused on engineering breakthroughs rather than generic advertising। नॉर्मल एडवर्टीजमेंट की जगह आप क्या कर सकते हो, इंजीनियरिंग ब्रेक थ्रू कर सकते हो। उसके बाद नेविगेटिंग इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, साइकोलॉजिकल ट्रिगर पॉइंट्स लाओ, यानी कि सेगमेंट्स हैज डीपली साइकोलॉजिकल ड्राइव फॉर स्टेटस, नोवेल्टी, थ्रिल, जो आईफोन ला रहा है, कर रहा है, ठीक है। Position the device as an exclusive badge of innovation, highlight specific engineering milestones such as proprietary processing architecture, advanced thermal cooling, next generation optics to appeal directly to the identified as early adopters, ठीक है। तो आप इससे इन्फ्लुएंस कर सकते हो इंटरनली, साइकोलॉजिकली। ओके, ऑप्टिमाइजिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और फ्रिक्शनलेस इवैल्यूएशन, मतलब क्या, टेक कंज्यूमर्स एग्जीक्यूट हाईली स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल कंपैरिजन, ठीक है। क्या करते हैं वो, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, स्प्रेडशीट्स में बेंचमार्क, साइड बाय साइड परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोवाइड इंटरैक्टिव साइड बाय साइड टेक्निकल ब्रेकडाउन, मतलब खुद ही कंपेयर करके दे दो ना, एक नॉर्मल जनरल फ़ोन से और एक हमारा टेक सेवी फ़ोन से, ठीक है। तो आप दोनों को करके दे दो। ऑब्वियसली हम कुछ भी खरीदते हैं तो 50 चीज़ें होती है, तो हम उनको कंपेयर करते हैं ना कि भाई इसका प्राइस अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसका ये बेकार है, ऐसे है वैसे है। तो हम कंपेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली वही बोल रहे हैं कि कंपैरिजन है ना, उसको कंपेयर करके अपने आप ही दे दो। ऑफर ट्रांसपेरेंट हेसल फ्री अपग्रेड, अब अपग्रेडेशन भी दे दो, क्रेडिट पैथवेज दे दो, ट्रांसपेरेंट ट्रेड इन वैल्यूज टू स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल कमिटमेंट प्रोसेस, साइड बाय साइड टेक्निकल ब्रेकडाउन ऑफ द वेबसाइट, चेक से भी कंज्यूमर लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हाई स्ट्रक्चर एनालिटिकल कंपैरिजन। नाउ पोज इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, कॉग्निटिव डिजाइंस मस्ट बी प्रोएक्टिवली मैनेज टू कन्वर्ट द बायर्स इनटू लॉन्ग टर्म ब्रांड एडवोकेट्स, कि वो क्या बन सके, आपके लिए लॉयल रह सके। लॉयल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड इमीडिएट प्रायोरिटाइज सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल्स, क्लियर ऑप्टिमाइजेशन फीडबैक लोन से प्रॉम्प्ट कंज्यूमर्स केयर फॉर इंटरेक्शंस, टर्न अर्ली बायर्स इनटू एक्टिव ब्रांड एम्बेसडर्स अक्रॉस ऑनलाइन फोरम्स, राइट। और आप क्या कर सकते हो, आप उनको इंकरेज कर सकते हो, कस्टमर्स को भी फीडबैक दे, रिव्यू कर आपकी बिल्ड क्रेडिबिलिटी को, और आप कस्टमर सर्विस अच्छे से ले सकते हो। हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स में क्या ले सकते हैं, यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड टेक फोरम्स टू जनरेट बज़ अराउंड द न्यू स्मार्टफोन, ठीक है। और जो पार्टनर्स हैं विद टेक, पार्टनर कर सकते हो आप विद टेक इन्फ्लुएंसर्स एंड ब्लॉगर्स टू रिव्यू द प्रोडक्ट एंड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द टेक सेवी कंज्यूमर्स। इंटरनल में आप क्या कर सकते हो, इंटरनल में अपील टू द डिजायर for innovation and advanced features among the tech-savvy consumers, highlight the unique selling points of the new smartphone, such as cutting-edge technology, performance, and design. Decision-making may recognize that tech-savvy consumers are early adopters who value functionality and performance, provide detailed specifications in comparison with other smartphones to help make an informed decision. पोस्ट डिसीजन प्रोसेस में क्या आएगा, ऑफर एक्सटेंड कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट टू एड्रेस एनी टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल इश्यूज एंड कंसर्न्स, एनकरेज कस्टमर टू प्रोवाइड फीडबैक एंड रिव्यूज टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट अमंग टेक सेवी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या होता है, मार्केट स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, फिर हम परचेज करेंगे और पोस्ट परचेज एक्शन लेंगे। बाय बिल्डिंग द बिहेवियर ऑफ द टेक सेवी कंज्यूमर्स एंड एनालाइजिंग मार्केट स्ट्रेटजी विद देयर प्रेफरेंस, जो टेक कंपनी है वो इफेक्टिवली प्रमोट कर सकती है न्यू स्मार्टफोन को, अट्रैक्ट कर सकती है क्या, डेमोग्राफिक्स, ठीक है। सेक्शन रिवाइज समरी क्या देखो, स्ट्रेटजिक फॉर्मूला, रियलाइज स्ट्रेटजी, इंटेंडेड, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव इमोशन, जिसको कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, डिसीजन मेकिंग, पोस्ट परचेज एक्शन, जो मैंने बोला। नेक्स्ट,
3A आपका क्या कहता है क्वेश्चन इज कि अब एवरेज फर्म इज लॉन्चिंग न्यू लाइन ऑफ एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक एक वो कर रही है, न्यू लाइन ला रही है, उसका टारगेटेड हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स, हेल्थ कॉन्शियस जो उनके लिए। द स्ट्रेटेजिक मैनेजर वांट्स टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज। अब उसको क्या करना है, राइवल कंपनीज के बारे में देखना पड़ना है उसको, ठीक है, किसको, स्ट्रेटेजिक मैनेजर को, in the energy drink segment. Which tool can be used to analyze and what is the procedure implementing it effectively? आपको rivalry के बारे में पढ़ना है तो वेरी फेमस जो rivalry के बारे में पढ़ना है तो कौन सा आएगा? Which model will be used? Strategic group mapping, बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा मतलब रटा रहता है तो स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। अब इसको क्या करते हैं स्टडी करने के लिए हम राइवलरी कंपनीज को हम यूज करते हैं स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग, जो कि क्या होता है, टूल्स हेल्प आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी ग्रुप जो कंसिस्ट ऑफ राइवल फर्म्स विद सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस, जिनकी सेम कॉम्पिटिटिव अप्रोच और पोजीशन और मार्केट के अंदर हम हेल्प कर पाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद उन फर्म्स को वेरिएबल मैप में लगाना पड़ता है, फिर हम असाइन करते हैं फर्म्स को जो फॉल करती है सेम स्ट्रैटेजिक स्टेप में, फिर हम उनके बाद क्या कर देते हैं, उन पे सर्कल लगा देते हैं, राइट। जैसे मान लो ये ए फर्म है, सी फर्म सेम है, डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो ये क्या होता है, इतना मार्केट शेयर है, ये अगर हमारा 100% है तो एच का इतना मार्केट शेयर है, ए सी का इतना है, डी ई का इतना है, एफ जी का इतना है, और इनकी सेम स्ट्रैटेजी है तो ये सेम सर्कल में रहेंगे, इनकी सेम स्ट्रैटेजी है तो ये सेम सर्कल में रहेंगे, इस तरीके से प्रूव होता है। तो द डेफिनेटिव एनालिटिकल टूल फॉर मैप करने के लिए, ट्रैक करने के लिए मार्केट पोजीशन को कंप्यूटर क्या है, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। ये क्या करती है, फ्रेमवर्क विजुअलाइजिंग कंप्यूटर क्लस्टर्स बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिसेस रेदर देन बेस्ड मार्केट शेयर, क्या करती है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आइसोलेट key strategic variables that differentiate customers in the industry, जैसे कि प्राइस रेंज क्या है, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिक प्रिंट, प्रोडक्ट ब्रेथ क्या क्या है, तो आइडेंटिफाई करना कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, दैट डिफरेंशिएट द फर्म इन द इंडस्ट्री, टिपिकली वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी में हाई मीडियम लो, प्राइस में हाई मीडियम लो, जोग्राफिक में लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल, डिग्री में क्या कर सकते हो, ऑफ द वर्टिकल इंटीग्रेशन नॉन पार्शियल फुल, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ में वाइड है या नैरो है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वन है, सम है, ये सारे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर नो फ्रिल्स लिमिटेड फुल, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई करना कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले, उसके बाद सेकंड है प्लॉट द फर्म ऑन टू वेरिएबल मैप, वेरिएबल मैप में आपको उसको प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट टू हाईली रेलेवेंट नॉन कोरिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्व एज एक्स और एक वाई एक्सिस, एक को मान लो एक्स एक्सिस, एक को मान लो वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे लिख दो जैसे कि प्राइस वर्सेज न्यूट्रिशनल, cleanliness, sugar content, plot all the industry rivals on the grid based on these parameters, इस पे कर लिया, pairs of the differentiating characteristics। उसके बाद क्या करना है, हमें असाइन करना है फर्म्स को स्ट्रैटेजिक ग्रुप में, यानी कि क्लस्टर कंपनीज दैट फॉल इनटू द क्लोज geographic proximity on the grid into a single strategic group, उसको हम बना देंगे स्ट्रैटेजिक ग्रुप। Competitors within the same group share highly similar operational marketing models, फिर proportional circles लगाएंगे हम market share के according, draw a circle around the strategy making a diameter proportion to the group's total share of the industry sales revenue. This provides an instant visual gauge of the group concentration, making a circle proportional to the size of the group's respective share of the total industry revenue। और हम इन स्टेप्स को फॉलो करके स्ट्रैटेजिक मैनेजर जो है क्या कर सकता है, वैल्यूएबल इनसाइट्स ले सकता है इनटू द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप of the energy drink segment and identify the potential positioning strategies of the new line of the energy drinks targeted at the health conscious consumers, ठीक है, उनके लिए पता लगा सकता है। Now 3 का B जो है आपका क्वेश्चन is the CEO of a textile, ओके चलिए पढ़ लेते हैं, सिलेक्टिंग हाईली कॉन्लेटेड वेरिएबल्स जैसे कि प्लॉटिंग प्राइस एक्स एक्सिस क्वालिटी को दिस, सिंस हाई प्राइस जनरली कोरिलेट्स विद हाई क्वालिटी ऑल द फर्म इज सिंपली फ्रॉम द स्टेट डायग्राम। हाँ हम क्या करते हैं, एक जगह क्वालिटी ले ली, एक जगह प्राइस ले लिया, भाई जिसका प्राइस हाई है और क्वालिटी भी तो अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी अच्छी तो प्राइस तो हाई होएगा, जिसकी क्वालिटी बेकार उसकी प्राइस तो नीचे हो गई, सब एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब अगर आप बना रहे हो तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे आएगा नहीं बट आपको समझने के लिए कि इसलिए ऐसे पैरामीटर्स मत लो जो दोनों एक प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, ऑलवेज इज इंडिपेंडेंट नॉन कोरिलेटेड वेरिएबल्स। CEO ऑफ टेक्सटाइल मिल्स believes that his company, उसकी जो कंपनी है currently operating at a loss can be turned around, उसको turn around strategy बताना, develop an action plan outlining the steps of the CEO to be taken, turn around strategy बतानी है, पूरा टर्न अराउंड कर दो उसका, पूरा काया पलट कर दो उसकी, वो होता है टर्न अराउंड। क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या करंट प्रॉब्लम है, सबसे पहले असेसिंग द करंट प्रॉब्लम, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, एनालाइज करते हैं उसको और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, फिर उसके बाद उस प्लान को करते हैं इम्प्लीमेंट,
ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, रीस्ट्रक्चर बिजनेस को, और फिर हमारा नॉर्मल पे बिजनेस आ जाता है, रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो ये 5 थिंग्स हम करते हैं। स्टेज 1 इज असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम्स, स्टेज 2 इज एनालाइजिंग द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, थर्ड इज इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी एक्शन प्लान, फोर्थ के लिए रिस्ट्रक्चर करते हैं बिजनेस को, फिफ्थ के लिए रिटर्निंग नॉर्मल। अब बोलोगे आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, फिर रिस्ट्रक्चर क्या, इम्प्लीमेंट इमरजेंसी एक्शन प्लान करके तभी जो बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट वो जीरो से मतलब जीरो पे तो आ जाए, नेगेटिव में तो ना जाए। तो उसको एक्शन प्लान, जो इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद रिस्ट्रक्चर करते हैं बिजनेस को। तो डिटेल आंसर क्या है देखो, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी रिट्रेंचमेंट चॉइस डिजाइन टू रिवर्स करने के लिए परसिस्टेंट लॉस को, मेकिंग पोजीशन को, अरेस्ट ऑपरेशनल डिक्लाइन, रिस्टोर करने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को। सीईओ को क्या करना चाहिए, 5 स्टेज वर्केबल एक्शन प्लान चाहिए। सबसे पहले असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, उनको डायग्नोस्टिक फेज भी कहते हैं। कंडक्ट एन इंटरनल ऑडिट लो आइडेंटिफाई करो रूट कॉज को ऑफ द लॉसेस, डिटरमाइन इफ फाइनेंशियल स्ट्रेन स्टेम्स और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, ये क्या स्टेम है, क्या क्या जड़ है ऑपरेशनल इनएफेक्टिवनेस की, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, रूट कॉज क्या, एक्सेसिव ओवरहेड्स, कार्डेटेड लूम मशीनरी, डीप प्राइसिंग शिफ्ट्स एंड टेक्सटाइल, assess the current problems and get to the root cause and the extent of damage, कि कितना extent तक damage हो चुका है। Stage 2 है situation analysis and strategic plan formulation, assess the viability in the core product lines, develop a targeted turnaround plan centered on pruning unprofitable products, उनको हटा दो, renegotiate करो raw cotton supplying pricing and modernizing the production facilities, identify the major problems and opportunities, develop a strategic plan with specific goals and detailed functional actions, after analyzing strength and weakness in the areas of the competitive positioning, क्या strength है, क्या weakness है, उसके according plan बनाओ। थर्ड क्या होगा, इंप्लीमेंट करो इमरजेंसी एक्शन प्लान जो स्टेबलाइज करेगा फेस को। स्टॉप कैश ब्लीड इमीडिएटली, कि जो ये बह रहा है पानी की तरह पैसे, इसको स्टॉप करो। फ्रीज नॉन एसेंशियल कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर, जो नॉन एसेंशियल है उसको रोक दो। लिक्विडेट कर दो स्टेगनेंट फिनिश गुड्स को, इन्वेंट्री एट द डीप डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दे के बस कैश लाओ अपने पास। कंसोलिडेट करो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट्स को, इनोवेट करो, इम्प्रूव करो अपनी कैश फ्लो। If the core business is irreparably damaged, अगर बहुत हद तक डैमेज हो चुका है, then outlook the entire organization, ठीक है। If the organization is in critical stage, an appropriate action plan must be developed to stop the bleeding and enable the organization to survive, अपना खून बहाना बंद करो और stabilize। 4 क्या, restructure करना बिजनेस को, re-engineer करो core factory floor processes, transition capacity away from the commodity factory towards the high margin technical textiles, है ना। हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे कैपेसिटी को, किससे, कमोडिटी फैक्ट्री से हाई मार्जिन टेक्सटाइल में लेके जाएंगे, ब्रांड प्रीमियम वीव्स, इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रिक्ट कॉस्ट कंट्रोल को, यानी कि if the core business is damaged, then outlook for the entire organization may be bleak। तो इसलिए efforts will be made to position the organization the rapid improvement, की फटाफट से improvement होगा। स्टेज 5 में कहते हैं रिटर्निंग टू द नॉर्मल, ग्रोथ फेज जब आती है नॉर्मल पे आ गए, अब धीरे धीरे इंक्रीज करो अपने शेयर को, अपनी मतलब पहचान करो, और इन द फाइनल स्टेशन टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को प्रोसेस पे लाओ। ऑर्गेनाइजेशन शुड बिगिन टू शो साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव लेके आओ, प्रॉफिटेबल लेके आओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनहांस कर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है। Question number 4. Why is strategic performance measures essential for the organization? Strategic performance measure, कि हमने strategic performance तो करी, लेकिन उसका measure करना वो जरूरी क्यों है organization के लिए, ठीक है। इसके बारे में करना है। अब क्यों है, खुद ही सोचो आप। हम करते जा रहे, कोई अलाइनमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या कि गोल अलाइन रहे, हम रिसोर्स को देख सके भाई कि सही जगह पे लग तो रहा है ना, हम कहीं और तो नहीं लगा रहे, ताकि हमें रियलिटी चेक मिले, हम इम्प्रूव कर सके, हम अकाउंटेबल हो सके अपने काम के लिए, इस सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स जैसे कि बैलेंस स्कोर कार्ड्स देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखो, बियॉन्ड बेसिक फाइनेंशियल मेट्रिक्स टू ट्रैक लॉन्ग टर्म हेल्थ, क्रिटिकल फॉर 4 प्राइमरी रीजंस, दे आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट है किसलिए, 4 रीजंस पे से, गोल अलाइनमेंट एंड कैस्केड। मतलब जो स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर है, दे इंश्योर हाई लेवल कॉर्पोरेट विजन्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मेजरेबल ऑपरेशनल गोल फॉर एवरी डिसीजन डाउन द लाइन, पुलिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन द सेम स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये ना हो कि प्रोडक्ट वाला जा रहा है इधर और क्या बोलते हैं मार्केटिंग जा रहा है इधर, मतलब मैं तो डायरेक्शन ऐसे बता रही हूँ बस नाम से, नहीं तो मैं बोली उसका कोई और गोल है, तुम्हारा कोई और गोल, नो, गोल शुड बी अलाइंड। Strategic performance measure help the organization align their strategies with their goals and objectives, ensuring that they are on the same track to achieve the desired outcome. ओके। ऑब्जेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, मतलब स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड लीडरशिप with रियल टाइम डाटा टू चैनल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन कैपिटल टुवर्ड्स अ हाई परफॉर्मिंग बिजनेस यूनिट, जहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं वहाँ पे लेके जाए अपने रिसोर्सेज को, रेदर देन रिलाइंग ऑन गट फील या हिस्टोरिकल बायर्स पे, कि भाई पहले तो इसमें ज़्यादा मिलता था, भाई अब पहले मिलता होगा अब नहीं मिल रहा, या फिर हमें तो लग रहा है भाई हमारी गट फीलिंग ये कह रही है, पर गट फीलिंग कह रही है ठीक है, लेकिन ज़्यादा अभी वो दे रहे तो उस पर डालो ना पैसा तुम,
तो strategic performance measure provide organization with the information they need to make informed decision. ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए enabling them to prioritize their efforts and allocate resources जहाँ पर greatest impact है उनके परफॉर्मेंस का. थर्ड है कंटिन्यूस ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, बार बार इंप्रूवमेंट लाते रहो. ठीक है, क्या करता है इसे, प्रोवाइड्स क्लियर बेंचमार्क, हमें मिल जाता है. टीम कैन क्विकली स्पॉट परफॉर्मेंस ड्रॉप्स वाली कि कहाँ पे गिर रही है परफॉर्मेंस, हम वो देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड बोटलनेक्स कैन रन करेक्टिव लूप बिफोर क्राइसिस. Strategic performance measures provide organization with a framework for continuous improvement, enabling them to track their progress. अपने progress को track कर सकते हैं और make कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, adjustment कर सकते हैं according to their improvement in their performance over time. और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर अकाउंटेबिलिटी क्या है, मतलब वही आप अकाउंटेबल रहते हैं, ट्रांसपेरेंट एविडेंस रहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस का. एक्सटर्नल ग्रुप जैसे इक्विटी मार्केट में, क्रेडिट प्रोवाइडर्स में, रेगुलेटरी अथॉरिटीज में, स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना रहता है. ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी किस किस की तरफ, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटरी बॉडीज by providing a clear and transparent picture of their performance, कि अपने वो परफॉर्मेंस की ट्रांसपेरेंटली पिक्चर दे सके, भाई कि हम यहाँ पर है, हमने ये किया, हमने ये अचीव. हाउ मेंडोज मैट्रिक्स, जो मेंडोज मैट्रिक्स है उसके बारे में बता रखा है. टू यूज एनालाइज एंड मैनेज स्टेक होल्डर्स इफेक्टिविटी. ठीक है, क्या मेंडोज मैट्रिक्स, वो भी 4 तरीके से बोलता है किसको किस में रखना चाहिए, स्टे इन्फॉर्म्ड, ये वो है ना. तो मेंडोज मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग स्टेक होल्डर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, भाई देखो सबसे पहले तो मेंडोज मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि क्या होता है. मेंडोज मैट्रिक्स कैसे बनता है, देखो ऐसे, एक होता है कीप सैटिस्फाइड, सैटिस्फाइड रखो, कीप क्लियर. एक होता है कीप इन्फॉर्म्ड, एक होता है लो प्रायोरिटी. ठीक है, ये होता है वाई, ये होता है एक्स, यहाँ पे लिखते हैं लो, ये लिखते हैं हाई, ये भी हाई. यहाँ पे आता है पावर. ठीक है, यहाँ पे आता है इंटरेस्ट. याद रखना, पावर यहाँ पे, इंटरेस्ट यहाँ पे. अब यहाँ पे देखो कि कीप इट सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पर इस वाले बंदे को जिसकी पावर ज़्यादा है, इंटरेस्ट कम है, तो उसको सेटिस्फाइड रखो ना भाई. ठीक है, सेटिस्फाइड रखो क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है. अगर उसकी पावर भी कम है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है तो उसको लो प्रायोरिटी पे रखो, फिर रखी क्यों लो प्रायोरिटी पे. और अगर उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन पावर कम है तो उसको इन्फॉर्म रखो, क्योंकि उसकी नॉलेज ज़्यादा होगी. अगर उसको इंटरेस्ट है, बेशक उसकी पावर नहीं है, उसको इन्फॉर्म रखो, उसको बता के रखो, समझा के रखो. ठीक है, और जिसकी प्रायोरिटी भी सॉरी उसकी जिसकी पावर भी ज़्यादा है, जिसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो वो की प्लेयर वही गया, उसको तो अपने पास रख के करो, गले लगा के रखो. ऐसे स्टेक होल्डर्स को रखना चाहिए. देखो मेंडोज मैट्रिक्स स्ट्रक्चरल ग्रिड है आपका, दैट कैटेगराइज स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन 2 प्राइमरी डायमेंशन, जिसको वो जो है किस में रखते हैं, डायमेंशंस में रखते हैं, देयर पावर्स और इन्फ्लुएंस में, टू डिस्टर्ब ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड द लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेट चॉइसेस. 4 क्वाड्रेंट होते हैं, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट, लो हाई पावर, लो पावर. सबसे पहले कीप सेटिस्फाइड, क्वाड्रेंट ए, क्वाड्रेंट बी, सी एंड डी. ठीक है, तो इसमें क्या स्ट्रैटेजी में, कीप दिस ग्रुप हैप्पी एंड सिक्योर. ठीक है, जो सेटिस्फाइड है उनकी पावर ज़्यादा है तो इसलिए उनको खुश रखो, सिक्योर रखो, अवॉइड करो ओवरवेलमिंग दैम विथ फाइन डिटेल्स, बट अवॉइड ओवरवेलमिंग दैम विथ फाइन डिटेल्स. एकदम बारीक बारीक माइन्यूट डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है. लार्ज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लाइन्स, रेगुलेटरी वॉच डॉग्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए ठीक है, जैसे आरबीआई वगैरह, उनकी पावर वगैरह हाई रहती है लेकिन इंटरेस्ट इतना नहीं होता कंपनी में, तो उनको ऐसे रखो, कीप सेटिस्फाइड. ओके, नाउ कि हम बात करते हैं लो प्रायोरिटी वाले की, भाई उसकी इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको पावर भी नहीं है, तो फिर कीप ऑर्गेनाइजेशनल मॉनिटरिंग मिनिमल, उनके लिए कम रखो. कम्युनिकेट वाया जनरल चैनल्स, जनरल चैनल्स होते हैं उनसे ही करो. डिस्पैच माइक्रो रिटेल बायर्स जो होते हैं उनके लिए ये ठीक है, लो प्रायोरिटी रखो. जो बायर्स है उनके लिए, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट मैंडोज वगैरह के लिए इट इज ओके, स्टेक होल्डर्स के लिए ऐसे वालों के लिए. हाई इंटरेस्ट में क्वाड्रेंट में की प्लेयर्स है, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैवली इन्वॉल्व इन दिस ग्रुप, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखो. स्ट्रैटेजिक चॉइस में देखो, उनकी फोकस को क्लोज कोलैबोरेशन रखो, जैसे कि एंकर इंस्टीट्यूशन है, वेंचर कैपिटल फंड जिन्होंने पैसा इन्वॉल्व किया उसके अंदर, कोर फाउंडर्स जो हो गए वो हो गए. अब डी, जिनको इन्फॉर्म रखना है, जिनकी पावर तो कम है लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा है, उनको प्रोवाइड रेगुलर प्रोजेक्ट अपडेट्स, उनको अपडेट्स देते रहो, इंश्योर करो कि उनकी गुडविल को कैच एंड अर्ली कंसर्न. जनरल प्लांट वर्कफोर्स वगैरह, लो कम्युनिटीज, ठीक है, उनकी पावर तो नहीं है लेकिन येस दे आर इंटरेस्टेड इन द यू नो
तो इसलिए उनको क्या रखो, यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन द डिसीजन, कंसल्ट इन द एरियाज एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट, जिसमें उनका एक्सपर्टीज है। इसमें क्या बोलेंगे, कंसल्ट ऑफन इंक्रीज इंटरेस्ट कैन बी हिंड्रेंस टू न्यू आइडियाज और स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, है ना, हिंड्रेंस बन सकते हैं। की प्लेयर के लिए मैनेज क्लोजली इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग में करो इसको, रेगुलरली बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लो प्रायोरिटी वाले के लिए तो भाई मॉनिटर ओनली, नो एंगेजमेंट, जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। ओके, अब अंदर कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या है, मिस अरेंजिंग द एक्सेस, मिक्सिंग अप कर देते हैं वो, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो, समझ के रखो। आइडेंटिफाई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टेक होल्डर्स कौन से, उनका आइडेंटिफाई करो। बिगेन बाय आइडेंटिफाइंग ऑल द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है फॉर योर प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन दैट मे impacted by or have an impact on your activity। फिर उसका उनकी पावर एंड ट्रस्ट को एसेस करो। फॉर ये स्टेक होल्डर असेस देयर पावर्स और इन्फ्लुएंस या प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन, वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है। पावर कैन बी असेस बेस्ड ऑन द फैक्टर, जैसे कि उनकी अथॉरिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उनके पास क्या एक्सपर्टीज है। और इंटरेस्ट के लिए आप देखोगे उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उनकी कितनी एक्सपेक्टेशन है, पोटेंशियल बेनिफिट है, रिस्क है। फिर आप उनको प्लॉट कर दोगे, तो क्रिएट अ ग्रिड विद पावर ऑन वन एक्सिस, इंटरेस्ट ऑन अनदर एक्सिस, प्लॉट ईच स्टेक होल्डर ऑन ग्रिड बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट, जो आपने की थी ऊपर सेकंड वाले पॉइंट में। स्टेक होल्डर्स विद हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट आर प्लेस्ड इन द की प्लेयर्स क्वाड्रेंट, जिनकी हाई पावर होती है, लो इंटरेस्ट होता है, तो कीप सेटिस्फाइड, जिनकी लो पावर होती है, हाई इंटरेस्ट होता है, कीप देम इन्फॉर्म, और जिनका दोनों लो होता है वो लो प्रायोरिटी क्वाड्रेंट में रहते हैं। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, 4B अल्टरनेटिव वाला जो आपका है, उसके बारे में आपको क्या बताना है कि आपको कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्ग्लोमेरेट में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। एक सेकेंड, तो कॉन्सेंट्रिक वाला क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आपका क्या होता है, व्हेन फर्म एड्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स और मार्केट, ठीक है, जब वो रिलेटेड चीजें दे रही है तो हो गया कॉन्सेंट्रिक। लेकिन जो कॉन्ग्लोमरेट होता है वो फर्म को डाइवर्सिफाई कराते हैं इनटू एरियाज जो कि अनरिलेटेड होते हैं उनके करंट बिजनेस से। और क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जो न्यू बिजनेसेस होते हैं वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के प्रोसेस में रिलेट कर पाते हैं, लिंक कर पाते हैं उनकी टेक्नोलॉजी से, उनकी मार्केटिंग से। लेकिन कॉन्ग्लोमरेट में एकदम ही डिफरेंट होता है, कोई लिंक नहीं होता, कोई न्यू बिजनेस या प्रोडक्ट का कोई भी ज्वाइंट नहीं होता, और दे आर डिसजॉइंट, दे आर डिफरेंट, ठीक है। और मोस्ट कॉमन रीजन फॉर परस्यूइंग कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एग्जिस्टिंग फर्म से, कि उनका एक्सपर्टीज मिल रही है और एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस आर अवेलेबल। लेकिन जो कॉमन रीजन होता है कॉन्ग्लोमेरेट के लिए वो क्या हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज इन अ फर्म करंट लाइन ऑफ अ बिजनेस आर लिमिटेड और अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड आर हाईली लक्रेटिव, ठीक है। कि उनको जो हो सकता है कि जो अभी करंटली जो बिजनेस कर रहे हैं उनको वो अपॉर्चुनिटीज ना मिली हो जो न्यू वाले को मिल जाए, इसलिए कॉन्ग्लोमेरेट कर देता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, बोथ मॉडल्स रिप्रेजेंट कॉर्पोरेट लेवल ग्रोथ पाथ एंड द कॉर्पोरेट एक्सपेंशन बट दे आर डिफरेंट सिग्निफिकेंटली। कैसे, कोर स्ट्रेटेजी लिंकेज क्या है, न्यू प्रोडक्ट या जो मार्केट शेयर होते हैं क्लियर शेयर्स अ क्लियर टेक्निकल प्रोडक्शन मार्केटिंग लिंक विद एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन, ठीक है। जो न्यू प्रोडक्ट होता है मार्केट शेयर होता है उसका क्लियर लिंकेज होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। न्यू बिजनेस इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड, तो कंपनीज वही अनरिलेटेड होता है उसके प्रोडक्ट मार्केट वगैरह के साथ। नेचर का तो कंपनीज एक्सपेंड्स इनटू रिलेटेड इंडस्ट्री दैट कम्प्लीमेंट्स इट्स कोर ऑपरेशन, उसके कोर ऑपरेशन से कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन यहाँ पर कम्प्लीटली फॉरेन इंडस्ट्री सेगमेंट होता है। यहाँ पे सिनर्जी जो है मॉडल होती है, सिनर्जी मॉडल यानी कैपिटलाइज ऑन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेम कॉमन रॉ मटेरियल एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैसे वगैरह भी कम लगते हैं। नो ऑपरेशनल सिनर्जीज, सिनर्जीज नहीं होती है, प्योरली बाय फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके, मतलब पैसे लेके कैपिटलाइज करके फिर आपको ग्रोथ मार्केट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हाई ग्रोथ मार्केट अपॉर्चुनिटीज होती है लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिस्क प्रोफाइल यहाँ पर मॉडरेट होता है क्योंकि कंपनी ऑपरेट्स विद फैमिली टेक्निकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे आप न्यू में एंटर करो तो हाई रिस्क कंपनी एंटर्स कम्प्लीटली अनफैमिली टेक्निकल ऑपरेशन एनवायरमेंट। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री क्या है, प्रीमियम पैसेंजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एक्सपैंडिंग इट्स कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक, ठीक है। पहले से जो गाड़ियाँ वगैरह बना रही है वो इलेक्ट्रिकल ट्रक बना रही है, तो सेम उसमें है। लेकिन यहाँ पे टेक्सटाइल मिल है एक्वायरिंग कमर्शियल क्लाउड सॉफ्टवेयर, वाह, मिल पे थे वो, मिल से एकदम से वो सॉफ्टवेयर कंपनी पे आ गए, तो वो एकदम से अलग हो गए, ठीक है। स्ट्रैटेजी ग्रुप बैंक में एग्जाम मस्ट ऑलवेज इंडिपेंडेंट नॉन कोरिलेटेड होनी चाहिए। मेन लॉज में क्या पावर वर्सेस इंटरेस्ट को देखोगे, डाइवर्सिफिकेशन में कॉन्सेंट्रेट ऑपरेशनल सिनर्जी, कॉन्ग्लोमरेट में प्योर फाइनेंशियल आर्बिट्रेज होता है, ठीक है। माइकल के लिए आपके माइकल पोर्टर जनरिक की आपके लिए एडिशनल हाई यील्डिंग कॉन्सेप्ट है फॉर द सितंबर 2026, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या, टू सिक्योर अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
ठीक है। उसके लिए माइकल पॉर्टर यूजेस कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन कॉस्ट फोकस डिफरेंशिएट फोकस रहता है। यू कैन रीड योर आंसर कि कॉस्ट में लीडरशिप में इसमें कॉस्ट में फायदा रहता है, डिफरेंशिएशन यानी अलग जो आपका डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंट यूनिक प्रीमियम फीचर आ रहे हैं। कॉस्ट फोकस में आपका नैरो मार्केट रहती है, नीच और लो कॉस्ट अप्रोच रहती है। डिफरेंशिएशन फोकस में क्या होता है, हाई स्पेसिफिक नीच रहती है, कस्टमाइज प्रीमियम ऑफरिंग जैसे जैसे रोल्स रॉयस, स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल रिसर्च टूल्स। स्ट्रैटेजी कंट्रोल टाइम में आपका प्रीमाइज कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट। प्रीमाइज कंट्रोल देखो, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल टाइप्स कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं स्ट्रैटेजिकली। ट्रैक्स वेयर द चूजन स्ट्रैटेजी इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एज प्लान, कि देखता है कि जैसे हमने प्लान किया गया था वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा। पहले प्रीमाइज कंट्रोल, प्रीमाइज यानी क्या होता है, एजम्पशंस, यानी कि कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहो कि जो हमने एजम्पशंस लिए थे स्टार्टिंग में वो सही है ना। यूज टू बिल्ड द स्ट्रैटेजिक रिमेन वैलिड, कि वो वैलिड रहे एजम्पशंस। जैसे इन्फ्लेशन रेट्स लिए थे, टेक्निकल चिप्स वगैरह, वो वैलिड है कि नहीं। स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस क्या होता है, ओपन एंडेड स्कैनिंग मैकेनिकल डिजाइन टू कैच अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल वाइल्ड आउटसाइड नॉर्मल ट्रैकिंग लाइंस, कि हम नॉर्मली चल रहा था, बाद में ये देखना कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस से आके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं हो गया। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में क्या होता है, रैपिड इंटेंसिव रीअसेसमेंट ट्रिगर्ड बाय सडन ड्रामेटिक इवेंट्स, एग्जांपल नेचुरल, यही वही यहाँ पे क्या गया कि स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस हम नॉर्मली कर रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड कैच ना हो जाए, स्कैन करते हैं ओपन एंडेड। लेकिन स्पेशल अलर्ट में तो जैसे कि वो आ गया, जैसे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, सडन इकोनॉमिक एकदम से आता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड तो होता है, लेकिन ये कि बहुत रेयर होता है, रैपिड होता है, इंटेंसिव होता है। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या है, जैसे कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो जो आपने किया है, वैलिड वेदर स्पेसिफिक स्टेप्स या प्रोजेक्ट जो लॉन्च किए गए थे उसको आप फुल मीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हाई स्पीड रिवीजन आपके लिए बनाई थी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर्मूला कहते हैं नेवर रिजिड ब्लूप्रिंट। स्ट्रैटेजी कभी भी रिजिड नहीं हो सकती, हमेशा डायनेमिक होती है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव का मिक्स होती है। फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या होती है, डज नॉट चूज कॉर्पोरेट डोमेन, मैक्सिमाइज करते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी को दे स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टू मेक द हाई लेवल विजन अ रियलिटी। फंक्शनल तीन तरीके के थे, वही फंक्शनल, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस। बीसीजी में क्या था, क्वेश्चन मार्क, हाई ग्रोथ लो शेयर, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, कि ग्रोथ तो ज्यादा है लेकिन शेयर कम है। हाई ग्रोथ हाई स्किल स्टार रहेगी, लो ग्रोथ हाई शेयर आपके कैश काउ, एंड लो ग्रोथ लो शेयर डॉग। पोर्टर सब्सटीट्यूशन लोग कहते हैं थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट क्या होती है, इज ड्रिवन डायरेक्टली बाय द बाय स्विचिंग कॉस्ट। इफ स्विचिंग कॉस्ट अप्रोचेस जीरो, अगर स्विचिंग कॉस्ट जीरो है तो फिर थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट हाइट्स मैक्सिमम रिस्क लेवल। डिजिटल एप्लीकेशन क्या आता है, नेवर राइट जेनेरिक समरीज, ये आप खुद पढ़ सकते हो, इसमें तो इतना कुछ है नहीं। ये भी ये भी टर्न अराउंड में क्या, बिफोर लॉन्चिंग कॉस्ट कटिंग यू मस्ट एग्जीक्यूट थ्रू अ डायग्नोस रखना चाहिए आपको, पहले देखना चाहिए आइसोलेट बाय द कंपनीज बीइंग ब्लीडिंग कैश। ओके, दैट्स अ फिनिश।